हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है हर घर जल राज्य। देखिए, हर घर जल राज्य में ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 100% फंक्शनल जो टैप वाटर है, ठीक है, 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर अवेलेबल करा देना, फैसिलिटेट कर देना लोगों को जिसके पास स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर की कनेक्शन जो है उपलब्ध हो। तो ऐसा पहला जो राज्य है जो हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है वो है गोवा। तो गोवा याद रखिएगा। इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, हाल में ही गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, जिसको कहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। मेन पॉइंट क्या है? देखिए, ये जो प्रतिबद्धता सरकार की है, उसकी सरकार के तेज प्रयासों के कारण समय से पहले हो गया है, क्योंकि 2024 तक का ये निर्धारित किया गया था। 24 तक सबको जो है हर घर जल की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये अभी जो है हमारा समय से पहले ही इसने अपनी जो हर घर जल की जो योजना थी उसको जो है अचीव कर लिया है। तो इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाला पहला जो राज्य हो गया है हमारा वो है गोवा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है क्या? देखिए, वार्षिक कार्य योजना है गोवा द्वारा वर्ष 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना एनुअल एक्शन प्लान तैयार की गई थी। ठीक है, गोवा राज्य जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का उपयोग किया गया, जिसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना एवं ग्रामीण समुदायों के लिए आसानी से जीवन यापन यानी ईज ऑफ लिविंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ठीक है, जो आपका जल जीवन मिशन है उसका क्या जो है उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है ना, अगर आपका जो है जल आपको जो है एक जल जो है हमारी ना राइट टू लाइफ में। अच्छा, ये बताइए, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर आपको पानी जो है मिलेगा, साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी 24 घंटे आपको मिल रही है, तो आपके जीवन की गुणवत्ता सुधार होगी उसमें। ठीक है ना, आप बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है, या अवेलेबिलिटी है ही नहीं पानी की, तो वहाँ पे जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। टैंकर्स आते हैं, लोग वेट करते रहते हैं और बहुत लंबे लंबे जो है लाइन लगे होते हैं। मतलब आपका आधा दिन सिर्फ लाइन में जाने में, खड़े होने में बीत जाता है, तो आप अपनी लाइफ में क्या प्रोडक्टिव और कर पाएंगे? ठीक है, तो ये ईज ऑफ लिविंग जीवन यापन की मतलब जो आसानी से जीवन यापन को सुनिश्चित करता है हमारा, है ना। और इसके लिए वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा गोवा को वितरित की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 12.40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था हर घर जल। ठीक है, कौन है? गोवा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है कृषि कानून क्या है, प्रावधान क्यों हो रहा है विरोध। ठीक है, देखिए, हाल में ही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किसानों से संबंधित तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी है। देखिए, राष्ट्रपति से ये कानून आया है सीधे, तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि अटकल लगनी हो और ये वो चीजें, हालांकि विरोध इसका बहुत हुआ। तो अब देखते हैं है क्या ये। देखिए, पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून में ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। ठीक है, तो मतलब जो उनका मंडी है वहां से वो बाहर जाके अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, तो प्रावधानों में राज्य के अंदर और दोनों राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है। मार्केटिंग और परिवहन का खर्च कम करने की बात कही गई है। मतलब अगर अपनी मंडी से वो बाहर जाते हैं तो क्या होगा, दो स्टेट एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के पास अपना जो है सामान को बेचने जा रहा है दूसरे स्टेट के अंदर, तो क्या होगा, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का खर्च कम करने की बात की गई है। ठीक है ना, यानी कि जो दायरा है किसानों का मंडी से बाहर भी जो है बहुत एक्सपेंड कर दिया गया है, कि अब उनको जो है फैसिलिटेट कर दिया गया कि आप दूसरी जगह भी जाके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और किस सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसमें क्या कहा गया है, इस अधिनियम में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम कृषि उत्पादों की बिक्री, फॉर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फॉर्मों, प्रोसेसिंग, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। पहले ध्यान से समझिएगा, क्या है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब अब जो हमारे किसान हैं
अब उनकी सिर्फ मंडी में, सिर्फ मार्केट में या एपीएमसीज और जो है इस तरीके से सेल ना करके उनके पास और बहुत सारे जो हमारे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो और भी बहुत सारे जैसे प्रोसेसर्स हैं, थोक विक्रेता हैं, बड़े खुदरा विक्रेता हो गए और निर्यातक हो गए, है ना, बहुत सारे लोग जैसे, और कुछ कंपनीज हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनसे कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है तो किसान जो है उनको अपने जो उनके प्रोड्यूस है उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान को सशक्त बनाया जा रहा है, ये बिल का कहना है। इसके अलावा क्या है, इस विधेयक के माध्यम से अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। ठीक है, अनुबंधित जो किसान होंगे उनको जो है गुणवत्ता वाली यानी क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी। ठीक है, तो ये जो है आपकी तकनीकी सहायता प्रोवाइड की जाएगी और वो प्रोवाइड करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप जानते हैं। तो तकनीकी सहायता भी और फसल स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगर किसी किसान को ऋण की ज़रूरत होती है तो वो, और फसल बीमा जो है वो भी शुरू की जाएगी। ठीक है, उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को। नेक्स्ट हमारा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 याद रखिएगा। इस अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान कर दिया गया है। तो किसको? अनाज को, दलहन को और तिलहन को। ठीक है, खाद्य जो तेल है, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। एक समूह का मानना है कि अधिनियम के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मार्केट सिर्फ उसी जगह की मार्केट नहीं रही। मार्केट जो है आप क्या, जैसे ग्लोबलाइजेशन था ना, तो यहाँ पे भी लिबरलाइज कर दिया गया है मार्केट को, है ना। अब मार्केट जो है एक स्टेट से दूसरी जगह, तीसरी जगह, आपको जहाँ जो है आपको सुटेबल लगता है, आपको जहाँ जो है आपको लगता है कि हमें यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, आप वहाँ पे अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आवश्यक वस्तुओं की सूची से इन सारी चीज़ों को हटाने की बात की गई है। पूछ लेगा कौन सी और कुछ और डाल देगा, तो देख लीजिए कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हटाई जा रही हैं। तो इसमें जो है अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। अब विरोध क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। देखिए, किसान जो संगठन है उनका ये आरोप है कि जो ये नया कानून है वो कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में वो चला जाएगा। ठीक है, वही लोग जो है पूरा जो है उसको पपेट की तरह किसानों को यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। ठीक है, और इसका नुकसान किसानों को होगा। ठीक है, ये किसान जो है संगठन कह रहे हैं। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल रहे हैं तो वो बाहर क्यों जाते। अगर अच्छा दाम मिल रहा होता हमें तो बाहर जाते क्यों, तो आप ऐसी सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं कि उस बाजार में उनको अच्छा दाम मिल सके। ठीक है, जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए एमएसपी, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एमएसपी कितने जो है उत्पादों के लिए बताई गई है गवर्नमेंट द्वारा, कितना जो है उत्पादों के लिए एमएसपी जो है बताया गया, कितने चीज़ों पे एमएसपी दी जाएगी और कितने पे मिलती है। एक्चुअली उतने पे मिलती भी नहीं जितने पे बताई गई है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उन्हें वो कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर, जिस पे एमएसपी नहीं मिलती तो उनको जो है वो क्या करते हैं, उनको जो है और जो है बिलो जाके और कम दाम पे जाके वो बेच देते हैं। ठीक है, किसानों के अंदर इस बात को लेकर डर है कि इस कानून के बाद सरकार धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर देगी। अब देखिए भंडारण की बात नहीं कही जा रही है कि भंडारण नहीं होगा, धीरे धीरे भंडारण को, जब आवश्यक स्थिति आएगी तो भंडारण किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ का तो डर है ही कि धीरे धीरे अब भंडारण नहीं हो तो एमएसपी किस लिए लागू की जाएगी। ठीक है, एमएसपी क्यों इशू की जाएगी और कितनी चीज़ों पे एमएसपी इशू की गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो है धीरे धीरे डर है कि अगर भंडारण की सुविधा नहीं होगी तो एमएसपी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और जब एमएसपी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, वही होगा जो जिन चीज़ों पे एमएसपी नहीं, उसके वैल्यूज जो है हम कम दाम में किसान बेच रहे हैं। तो एमएसपी नहीं होने पे जो चीज़ें हैं उनको भी जो कम दाम में बेचना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो किसानों का ही हो रहा है। ठीक है ना, ये जो है विरोध है। अब देखिए पोषण माह क्या है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2020 को पोषण माह 2020 लॉन्च किया। कब किया? सितंबर 2020 को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि वर्ष 2018 के बाद पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो कब से मनाया गया? सितंबर 2020 में क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 2018 के बाद से पोषण अभियान को हर जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को, है ना, सितंबर मंथ को पोषण मंथ कहते हैं। तो कौन से मंथ को? सितंबर मंथ को पोषण मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए इसमें अब आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि
जितनी पॉपुलेशन है मैक्सिमम, जो अगर विमेंस में आप चेक करा लें तो एनीमिया से ग्रसित होती है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो। ठीक है, एनीमिया होता है, बच्चों की स्टंटिंग होती है ना, डॉफ होते हैं, स्टंटिंग बच्चों की होती है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम इरेडिकेट करने के लिए, इसको किस तरीके से ख़त्म कर पाए, इसलिए जो है हम पोषण माह मनाएंगे। ठीक है, सितंबर मंथ में। तो पोषण माह से संबंधित बातें क्या है, इसमें महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनका जो है डिलीवरी के पहले जो देखभाल होती है वो चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, और स्तनपान, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, विकास की निगरानी, है ना, कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, लड़कियों की शिक्षा, ठीक है, आहार। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें शिक्षा नहीं होगा, पोषण है तो शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा भी है। आहार, विवाह का सही उम्र, ठीक है। अब देखिए, विवाह का सही उम्र होने से बहुत सारी चीज़ें सही रहती हैं। एक तो जो है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो जाती है ना, बच्चे जो है मैच्योर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे देखिए, जो फर्टिलिटी TFR जो है उसको हम कम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, TFR का क्या हमारा एम कितना है, कि हमें TFR कहाँ तक लाना है और कब तक लाना है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है ना। तो ये जो विवाह का सही उम्र होगा तो TFR ऑलरेडी कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब पॉपुलेशन पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन जो हमारी है वो हमारे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, स्वच्छता और साफ सफाई तथा स्वस्थ भोजन, ठीक है, और इसके बाद है ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो है स्वस्थ भोजन और साफ सफाई, इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसको फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका है पूरा पोषण माह से संबंधित चीज़ें। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। प्रसव से पहले देखभाल, स्तनपान, ठीक है, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, विवाह का सही उम्र, स्वच्छता और साफ सफाई तथा स्वस्थ भोजन, जिसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए ये गतिविधियां सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन जैसे सोशल और बिहेवियरल चेंज लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये आपका इस पर ध्यान केंद्रित करती तथा जन आंदोलन दिशा निर्देशों पर आधारित होती है। अब देखिए, WCC ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए संचार दृष्टिकोण का एक रणनीतिक उपयोग है। अब इसमें क्या है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, हाँ, यहाँ पे जो है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अगर पूछ लेगा कि पोषण पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया है, जहाँ पर मौज मस्ती के साथ साथ पोषण संबंधी जानकारियाँ भी ली जा सकती हैं। बहुत अच्छा, जैसे हमारा अब देखिए टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग इंडियंस बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप बगल में पार्क में बैठते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही इंजॉयमेंट में ही बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपका उसके ऊपर असर होता है, आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। अब एक तो इसका बहुत सारा सोशल कारण भी होता है, सोशल रीजंस भी। अगर आप अपने घर में ही देखिए तो घर में जो आपकी सिस्टर होंगी, आपकी मदर होंगी, वो आपको पहले केयर करना चाहेंगी, है ना, कि आप जो है पहले सब कुछ चीज़ें आपके लिए हो जाए, आप पहले खा लें, आप जो होता है। तो ये टेंडेंसी होती है घर में, जो है, जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है। तो उस चक्कर में अपना जो ध्यान होता है वो नहीं दे पाती हैं। ठीक है ना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस चीज़ में ये सोशल बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अनीमिया वगैरह एक नाम जो है कॉमन चीज़ हो गई है। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी। तो पहली बात तो ये मिशन कर्मयोगी क्या है। देखिए, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, IAS और जो है PCS बनना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है एक मिशन है, मिशन कर्मयोगी। ये बताया गया है कि उनको आगे जाके किस सिचुएशन में कैसे काम करना होगा। ठीक है ना, तो देखिए, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। किसके लिए है? सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है। ठीक है, रूट पे जाके काम करना होता है। तो उनको जो है एक नई राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बहुत जगह तो ऐसा, जैसे ये है ना कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं उसके पहले आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, नो डाउट, बट आपको जो सिचुएशन है उससे जो है अवगत कराने के लिए प्रॉपर एक और दूसरे तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि आपको कोई सिचुएशन टैकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे इसमें। अब देखिए, जैसे इसमें कुछ लर्निंग भी होगी, जैसे आपका ऑन साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग, ये सारी प्रोविजन है कि ऑन साइट लर्निंग तो आप कर ही
रहे होते हैं, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से अटैच्ड लोग होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन लर्निंग होती है। बट ऑफ साइट लर्निंग यानी कि आप जो है फ्रंट में जाके जो है जब वहाँ पे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं तो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन के अधिनियम नियम आधारित से भूमिका आधारित, ठीक है। नियम आधारित मतलब रूल बेस्ड, ठीक है। रूल बेस्ड से आपको क्या होगा, भूमिका आधारित में जाके काम करना है, ठीक है ना। रोल बेस्ड, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड, ठीक है। आपका रोल क्या होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ रूल पे चल रहे हैं, रोल बेस्ड भी होना चाहिए। प्रबंधन में परिवर्तन में सहयोग करेंगे ये, ठीक है। ऑफ साइट लर्निंग सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट लर्निंग को सीखना, क्योंकि अगर ऑफ साइट लर्निंग आपकी अच्छी नहीं है तो ऑन साइट लर्निंग ऑटोमेटिकली आप नहीं कर पाएंगे ना। ऑफ साइट लर्निंग आपकी होनी ही चाहिए, उसके बाद उसके बेस पे ही, जैसे ये न्यू है और ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हो रही है ऑन साइट लर्निंग, तो ऑफ साइट के ही बेस पे आप ऑन साइट लर्निंग को जो है और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कार्मिक सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना, ठीक है। सिविल सेवा में से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षता के ढांचे यानी फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। ये जो है चीजें मजबूत करना। और इसके बाद जो है जो सरकारी निकाय हैं उसको चिन्हित करके प्रासंगिक गम विषय वस्तु का सृजन करना। मतलब आपका मतलब ये है कि आपको मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप जो है आप लर्निंग कर रहे हैं, ऑन साइट लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको जो है उसको सुनिश्चित करना है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज बेस को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये हमारा था मिशन कर्म योगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे जम्मू कश्मीर में अब हिंदी और उर्दू समेत 5 राजभाषा, ठीक है। हिंदी और उर्दू समेत 5 राजभाषा। कहीं कहीं इस पे विरोध भी हो रहा था कि उर्दू को मतलब एक जो है सेंटर पे था, उसको जो है कहीं से उसके साथ 5 और चीजें जोड़ी जा रही है, 5 और लैंग्वेजेस को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, इसमें एक्चुअली डिस्प्यूट की बात नहीं है कोई इस तरीके से, और ना ही इसके पहले देखिए कई सौ साल पहले तक पारसी जो लैंग्वेज था, ठीक है ना, जो पारसी लैंग्वेज था, पर्शियन लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित था जम्मू कश्मीर एरिया में, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम शासक थे इन सारी कारणों की वजह से। अब बाद में इसके बाद उर्दू आया और अब जो है 5 लैंग्वेज और आ गई, उर्दू और हिंदी समेत 5 और लैंग्वेज। देखिए सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है। और इसके तहत अब जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषा होंगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए कौन कौन सी होंगी। उर्दू और हिंदी आपको पता ही होंगी, ठीक है, उर्दू हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, कश्मीर है तो कश्मीरी, डोगरी, ठीक है। तो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी। तो देखिए उर्दू हिंदी समेत 5, ठीक है। तो उर्दू हिंदी 2 हो गई, अंग्रेजी 3 हो गई, कश्मीरी 4 हो गई और डोगरी 5 हो गई। तो आपको डोगरी ही सिर्फ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको उर्दू हिंदी अंग्रेजी तो पता है, कश्मीरी पता है, डोगरी याद कर लीजिएगा। तो इनको आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार ने हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाया है। किसका प्रयोग करके? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की शक्तियों का यूज करके हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाया है। इसका कहीं कहीं विरोध भी हुआ है। अब देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो देखिए केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें इंदौर लगातार चौथे साल, ठीक है, चौथे साल भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बहुत बार हम जब भी पढ़ रहे हैं तब भी देख रहे हैं कि इंदौर बार बार जो है लगातार जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सामने आ रहा है। तो चौथी बार है, चौथा याद रखिएगा। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे पे, तो गुजरात का सूरत दूसरे पे और महाराष्ट्र की नई मुंबई तीसरे पे, ठीक है। देश में साफ शहर ही नहीं गंदे शहर भी हैं। तो अभी गंदे शहरों की बात हम करेंगे, लेकिन आपको जो है स्वच्छ शहर की बात आप करिए पहले। तो देखिए इंदौर पहले नंबर पे है स्वच्छता सूची में, ठीक है। उसके बाद फिर है गुजरात का सूरत और फिर महाराष्ट्र का नवी मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे सबसे निचले स्तर पे है। तो गंदे शहरों में सबसे गंदा जो है बिहार की राजधानी पटना है, सबसे निचले स्तर पे है। छोटे शहरों की श्रेणी में बिहार का गया सबसे गंदा है। तो बड़े शहर की बात करें तो भी बिहार है यानी कि पटना, और छोटे शहर हैं वहाँ पे भी बिहार है यानी कि जो आपका ये गया है, ठीक है ना, गया और पटना, याद रखिएगा। अब देखिए
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को 2 श्रेणियों में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के आधार पर जो है इसको विभाजित किया गया था। और 10 लाख से ज़्यादा कौन है, 10 लाख से कम कौन है, तो 1 2 3 और ऐसे ही जो है हमने बनाया था। तो 1 2 3 नहीं था, वो बहुत लंबा था, लेकिन हमें 3 ही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन से हैं, किसमें, 10 लाख से ज़्यादा वाले में, ठीक है, और 10 लाख से कम वाले में सबसे साफ शहर कौन है। ऐसे ही 10 लाख से ज़्यादा वाले में जो है गंदे शहर कौन है और 10 लाख से कम वाले में गंदे शहर कौन है, इस तरीके से बनाया गया था। अब देखिए बोडो एकॉर्ड, बोडो समझौता के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह, भारत देखिए 3 जो है यहाँ पे पार्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम सरकार एंड बोडो समूह, ठीक है, बोडो ग्रुप के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते का उद्देश्य असम में शांति व्यवस्था स्थापित करना था और विकास की गतिविधियों को बढ़ाना था, ठीक है। तो मेन जो एम था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम गवर्नमेंट एंड बोडो जो ग्रुप्स थे उनके बीच में जो ये समझौता हुआ बोडो एकॉर्ड के नाम से उनका, और ये कब हुआ, 27 जनवरी 2020 में। तो इनका मेन एम ये था, मेन एम क्या था, मेन एम था टू जो डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और जो है पीस कहाँ पे, असम में, ये उसको बहाल करना, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा पहला समझौता नहीं है, इसके पहले 2 समझौते और हो चुके हैं 1993 में और 2003 में, ठीक है। 2020 में तीसरा समझौता था, पहला कब 1993 में और 2003 में दूसरा समझौता हुआ बोडो समुदाय और केंद्र और असम सरकारों के बीच में। तो ये तीसरा ऐसा समझौता है और इसके माध्यम से बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रख दिया गया, BTR रख दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रख दिया गया, ठीक है। अब जो है देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का विस्तार असम के कोकराझार, ठीक है, असम के कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उडलगिरी जिलों में है, ठीक है। तो ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का जो है एक्सपेंशन है वो कहाँ पे है, असम के कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उडलगिरी में है। लेकिन BTAD भारतीय जो क्षेत्र है वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, ठीक है ना। तो BTAD जो है कहाँ पे शामिल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, ठीक है, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से बाहर रखा गया है। तो इसको क्या हमने बाहर रखा है, ये 6ठी अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। BTAD जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है इसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है और इसे नागरिकता संशोधन कानून 2019 से बाहर रखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारा है रेलवे का निजीकरण, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू करना है, ठीक है। तो अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 2023 तक जो है जो निजी ट्रेन है, ठीक है, निजी ट्रेन है उनका परिचालन जो है शुरू करेगी। अब देखिए निजी ट्रेन से क्या मतलब है, तो इससे मतलब ये है कि जिनमें किसी सरकारी निवेश वाली संस्था संगठन का स्वामित्व निजी हाथों में दे दिया जाता है, ठीक है ना। किसी सरकारी निवेश वाली संस्था और संगठन का स्वामित्व जो है निजी हाथों में दे दिया जाता है, ठीक है। निजीकरण के अंतर्गत किसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में निजी निवेश की अनुमति भी आती है। एक तो होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो जो है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्वामित्व होता है, ठीक है, वो किसके हाथ में आ जाएगा, वो जो है आपके निजी निवेश के हाथ में आ जाता है, ठीक है। निजी निवेश की अनुमति दी जाती है, जो लोग निवेश करना चाहें वो गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट जो सरकारी संस्था है यानी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है प्राइवेट जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना निवेश कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए विवेक देबराय कमेटी की बातों को समझते हैं। 2014 में रेलवे बोर्ड के प्रमुख रेल परियोजना के लिए संसाधन जुटाने, किसके लिए, संसाधन जुटाने के लिए और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रेल के डिब्बों तथा इंजन के निजीकरण का पक्ष लिया, ठीक है। तो ये जो अब देखिए ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि ये जो विवेक देबराय समिति है वो क्या था, तो उनका जो था उन्होंने जो है डिब्बे और इंजन के निजीकरण का पक्ष लिया था, ठीक है, निजीकरण का पक्ष लिया था इन्होंने। क्या कारण है निजीकरण के, तो देखिए रख रखाव करना पहली चीज ये, फिर इसके बाद आधुनिकीकरण करना, ठीक है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जो पब्लिक सेक्टर है उसमें हो नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये प्राइवेट का इंट्रोडक्शन इसीलिए करवाया गया है यहाँ पे कि ये जो प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो रख रखाव जो है ज़्यादा सही हो जाएगा, ये जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ये थी। और जो लेट लतीफ़ी है, जो हमारे ट्रेन्स जो है लेट वोट आती रहती हैं, हम लोग बैठ के 3-3 4-4 घंटा 5-5 घंटा कभी कभी पूरी रात निकल जाती है, तो ये लोग वेट करते हैं ना, तो वो लेट लतीफ़ी काफ़ी हद तक कम किया जाएगा,
ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इल फेम्ड है इंडिया के लिए, ठीक है ना। फूडिंग और लॉबिंग तथा स्वच्छता के स्तर पर भी भारतीय रेलवे काफी पिछड़ा है, ठीक है। अब फूडिंग, लॉबिंग और स्वच्छता की तो बात ही मत करिए। आप कभी खाना मंगवाते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ट्रेन में इस तरीके के। अच्छा, फायदे क्या हो सकते हैं निजीकरण के? तो पहला है कि जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर बनाया जा सकता है निजीकरण से। दूसरा है किराए में वृद्धि नहीं होने की संभावना, ठीक है, किराए में वृद्धि नहीं होने की संभावना और अत्यधिक ट्रेनों के संचालन से रोजगार सृजन की उम्मीद जो है बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार जो है अपेक्षित होगा। तो ये चीज़ है आपका। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर का नया मानचित्र, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी जो है आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के जो है पूरे उसमें मानचित्र में चेंज हुआ है हमारा, है ना। तो हमारे पूरे इंडिया का जो है एक मानचित्र चेंज किया गया है। तो देखिए 2 नवंबर 2019 कब 2 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने 2 नए जो है यूटीज को, केंद्र शासित राज्यों को, जैसे जो हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, का नया जो है राजनीतिक मानचित्र जारी करने के साथ ही भारत का भी मानचित्र जारी किया है, ठीक है। नए मानचित्र के अनुसार पाकिस्तान जो पीओके है, पीओके के मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद जिलों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि पीओके के कौन से हिस्से को? मीरपुर और मुजफ्फराबाद, ठीक है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया है, ठीक है। और इन दोनों जिलों सहित जम्मू और कश्मीर में 22 जिले होंगे, ठीक है। तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद को इंक्लूड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे? वो जो पीओके का पार्ट था जो है मुजफ्फराबाद और मीरपुर। और अभी जो है 22 जिले होंगे जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। मेन जो पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या है। तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भारतीय संविधान धारा 370 के निराकरण के बाद लागू किया गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसको जो है 370 के जो है निराकरण के बाद लागू किया गया। और जम्मू कश्मीर एवं राज्य को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में 2 नए जो हमारा यूटीज है उसके रूप में हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसको जो है पुनर्गठित कर दिया। एक्चुअली पुनर्गठित कहना, रीऑर्गेनाइज करना ज़्यादा सही है। तो जम्मू और कश्मीर को हमने क्या कर दिया है? 2 नए यूटीज में रीऑर्गेनाइज कर दिया है। और नए संघ शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह 2 जिले होंगे। तो देखिए जो है आपका यूटी जो है हमारा लद्दाख जो नया यूटी बना है उसमें 2 जिले होंगे, एक तो होगा कारगिल और दूसरा होगा लेह, ठीक है। और वहाँ पे मुजफ्फराबाद और मीरपुर को मिला के 22 जिले हो रहे हैं हमारे जम्मू और कश्मीर में। जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद पीओके का जो है पीओके का पार्ट था, उसको हमने जम्मू कश्मीर में इंक्लूड किया है। तो नए जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख में जो है कारगिल और लेह 2 होंगे, ठीक है। अब पूर्व के शेष जम्मू और कश्मीर राज्य में नया संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य में निम्नलिखित 14 जिले थे। तो 1947 की बात करें तो 14 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे? कठुआ, जम्मू, उधमपुर, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह, लद्दाख, गिलगित, वजारत और चिल्हास और जनजातीय क्षेत्र। तो ये 14 जिले थे। और 2019 की पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 14 जिलों को 28 जिलों में पुनर्गठित कर दिया गया था, ठीक है। तो अब 28 कौन से थे? कुपवाड़ा, बांदीपुर, बांदेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कारगिल, ये सब आएगा नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए देख लीजिएगा। और इसमें से कारगिल जिले को लेह और लद्दाख जिलों में मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। कारगिल जिले को लेह और लद्दाख जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। लद्दाख के नए संघ शासित प्रदेश के लेह जिले का गठन कारगिल जिला बनाए जाने के बाद 1947 और लेह और लद्दाख जिले के विशेष क्षेत्रों के अतिरिक्त 1947 के गिलगित वजारत, चिल्हास और जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को मिलाने के लिए भारत राष्ट्रपति, ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना जानना। तो भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है, ठीक है। तो जो हमारा जो नया मानचित्र है उसके अकॉर्डिंग जो लेह है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, ठीक है। तो जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, क्या नाम है इनका राज्यपाल जी का? इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानियों, ठीक है, 3 राजधानियों की जो है वाली योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 27 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य राजधानी को 3 अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया था और इसका निर्माण 2015 से चल रहा था, ठीक है ना।
तो निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी होगी। अमरावती क्या होगी? विधायी राजधानी होगी। तटवर्ती विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी। ठीक है, तो जो अमरावती है वो क्या होगी? जो है आपका विधायी राजधानी। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी। ठीक है ना। और जो है आपका कर्नूल जो ये न्यायिक होगी। ठीक है, कर्नूल जो है वो न्यायिक होगी। तो जो अमरावती होगी लेजिस्लेटिव जो है कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम विल बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कर्नूल विल बी द जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, यह निर्णय रिटायर्ड IAS GN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर किया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, किसकी समिति थी? GN राव की। रिटायर्ड IAS थे GN राव, इन्हीं की जो है अध्यक्षता में जो एक समिति बनी थी, इन्हीं के आधार पर किया गया है इसको डिवाइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा NPR, NCR और CAA। ठीक है, NPR, NCR और CAA। इसके पहले जो हमने लक्ष्य 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी 5 जो है 5 भी कुछ 8 शायद 8 जो है वो पार्ट्स में हमने कवर किया था, उसको कुछ अभी रहता है, तो उसमें ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। अगर आपको जो है उसमें पूरे ईयर का करंट अफेयर्स ऑलरेडी है, यहाँ पे थोड़ा सा जो लेटेस्ट है उसको भी ऐड किया जा रहा है, तो उसको भी आप जो है जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए NPR, NCR और CA। देखिए NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? ये NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR देश के निवासियों की एक सूची है। तो याद रखिएगा, जो NPR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, वो देश के निवासियों की एक सूची है। ठीक है, सामान्य निवासी उसे माना गया है जो पिछले 6 माह से भारत में कहीं भी एक जगह पर रह रहा है। ठीक है, तो जो है सामान्य निवासी कौन है? जो पिछले 6 महीने से भारत में कहीं भी रह रहा है। ठीक है ना, वो क्या है? देश का निवासी है, याद रखिएगा, निवासी पे। ठीक है, अब क्या है कि यह अगले 6 माह रहने का इरादा रखता है, या 6 महीने से ऑलरेडी रह रहा है और 6 महीने और आगे रहने का इनका कोई इरादा है। ठीक है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी NPR में दर्ज होगा, बिकॉज ये जो है सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, देश के निवासी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सीधे आ जाएगा कि NPR में विदेशी व्यक्ति होंगे कि नहीं। बिल्कुल होंगे, अगर 6 महीने से रह रहे हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाएंगे NPR में। ठीक है, इसमें गांव, कस्बा, जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा। अब देखिए नागरिकता कानून 1955 में वर्ष 2003 में संशोधन कर NPR के प्रावधान जोड़े गए हैं। हर लोग की पहचान व जानकारियों का ब्यौरा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। तो जो संशोधन किया गया 1955 में 2003 में, तो वो यही था कि जो लोग हैं, जो मतलब इंडिया में क्या है, रेजिडेंट हैं, मतलब इंडिया में के निवासी हैं, ठीक है, भारत के निवासी हैं, जो उनका जो है पूरा ब्यौरा होना चाहिए। अब देखिए हमने बात की थी NCR की, नेशनल जो है NPR की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। अब हम दूसरा हमारा है NCR, नेशनल राष्ट्रीय नागरिक। अब देखिए नागरिक रजिस्टर, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, और यहाँ पे था राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे निवासी की बात की गई थी और यहाँ पे नागरिक की बात की जा रही है। देखिएगा अभी डिफरेंस क्या है। तो देखिए NRC व रजिस्टर है, NRC व रजिस्टर जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण मिलता है। NRC में क्या है? NRC में सभी भारतीय नागरिकों का रजिस्टर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे नागरिक की बात की जा रही है, सिटीजन्स का मिलता है विवरण। ठीक है, उस रजिस्टर में सिटीजन्स का विवरण मिलता है, ना कि सिर्फ रेजिडेंट्स का, यानी कि जो निवासी है सिर्फ उनका नहीं, जो एक्चुअली जो नागरिक है उनका रजिस्टर जो है आपका, उनका ब्यौरा मिलता है इसमें। ठीक है ना। 1951 की जनसंख्या के बाद तैयार किया गया था इसको। ठीक है, रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। इसमें केवल उन भारतीयों के नामों को शामिल किया गया था जो 25 मार्च 19, अब ये याद रख लीजिएगा, 25 मार्च 1971 के पहले असम में रह रहे थे। ठीक है, 25 मार्च 1971 के पहले जो असम में रह रहे थे उन्हीं को जो है शामिल किया गया। इसके बाद राज्य में पहुंचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 25 मार्च 1971 के बाद जो पहुंच रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश। NRC उन्हीं राज्य में लागू हो रहा है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ अभी भी बहुत हद तक पोरस ही है। अब तो जो है फेंसिंग वगैरह जो है करी जा रही है, जो कटीले तार हैं वो सब लगाए जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर है तो अभी भी बहुत पोरस है, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। ठीक है ना, इलीगली जो है माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे हैं। तो NRC जो है उन्हीं राज्यों में होगा जहां से बाहर के लोग इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, NRC का रिपोर्ट यह बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। ठीक है, क्लियर है वो NPR और NRC में डिफरेंस। तो CAA क्या है? देखिए CAA क्या है?
नागरिकता संशोधन कानून सीए के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को, तो पहली बात तो 3 कंट्रीज हैं, याद रखिए कौन कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 कंट्रीज हैं। और कितने धर्म के लोग हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध, यानी 3 देश और 7 धर्म के लोग। ठीक है, अगर उनको कोई धार्मिक प्रताड़ना मिल रही है तो उन लोग को इंडिया में नागरिकता दी जाएगी। बस बायसनेस यहाँ पे ये लोगों का बात उठाना है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे सिया कम्युनिटी है, अहमदिया है, वहां पे तो पाकिस्तान में उनको क्या कहते हैं, उनको जो है वो मुस्लिम मानते ही नहीं है, तो उनका भी परसिक्यूशन वहां पे हो ही रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि म्यांमार के लोग, जो म्यांमार में जो रोहिंग्याज हैं वो जो है मूव हुए, तो ऐसे मतलब मुस्लिम देशों में जो मुस्लिम देश है वहाँ के मतलब मुस्लिम यहाँ पे माइग्रेट हो, क्योंकि हमारा देखिए इसमें जो है ना कोई, मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि इसमें कोई खराबी भी इस तरीके की नहीं है। ठीक है ना, अपना अपना सबका पर्सनल व्यू हो सकता है। तो क्योंकि पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा हमारी ऑलरेडी भी और रिसोर्सेज बहुत कम है, तो कितने लोग को अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है ना, सबके अपने व्यू हो सकते हैं इसके लिए अलग अलग। इस बाबत सरकार का कहना है कि मुस्लिम देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी और जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने का वादा भारत ने देश के विभाजन के समय ही किया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारा सिटीजनशिप है वो जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके कुछ निगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव्स हैं, लोग अपने अकॉर्डिंग उसको जो है बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा है बेलगाम विवाद। ठीक है, क्या है ये बेलगाम विवाद, देख लेते हैं। तो देखिए बेलगाम जो है ना, एक जो है आपका एरिया है बेलगाम, उसी को लेके विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है ना, विवाद ऐसा भी है कि देखिए जो बेलगाम है उसको जो है अभी क्या कहते हैं इसको, महाराष्ट्र के कोई शायद डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने जो है ये बात कही कि बेलगाम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। उनका ऐसा मतलब ऐसा डिस्प्यूटेड उनका स्टेटमेंट था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू में आ गया था। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा। तो देखिए इसका थोड़ी सी हिस्ट्री हम अगर समझें तो 1948 में जो महाराष्ट्र में एक समिति बैठी, इसको कहते हैं MES समिति। ठीक है, एकीकरण समिति था, और महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES समिति वो जो है बनाई गई थी। और वो बनाई इसलिए गई थी, ये जो है फॉर पुशिंग द डिमांड्स ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये जो है इसको ना महाराष्ट्र में इसको मर्ज करने की जो डिमांड थी उसको महाराष्ट्र में मर्ज करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति थी, ये जो है यहाँ के लोग जो फाइट कर रहे थे मर्जर करने के लिए 800 विलेजेस थे। ठीक है ना, इन कर्नाटका विद महाराष्ट्र। ठीक है ना, इनका आपस में पहले से ही 1948 से ही डिस्प्यूट चल रहा था। दूसरा हमारा एक और समिति बनी थी कि 1956 में बेलगामी उसको इंक्लूड कर दिया गया था कर्नाटका में। ठीक है, 1956 में बेलगाम को महाराष्ट्र में इंक्लूड करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, बहुत पहले का डिस्प्यूट ये चला आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या है इसमें कि कर्नाटका महाराष्ट्र की राज्य की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहाँ पे मराठी भाषी बहुसंख्यक निवास करते हैं। तो ये जो बेलगाम है वो अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जो है कौन सी लैंग्वेज, वो मराठी बहुसंख्यक है, मराठी बोलते हैं और मतलब मराठी है वो लोग। ठीक है ना, ये विवाद 1956 से स्टार्ट हुआ था। 1956 से स्टार्ट हुआ था जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को उनका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है ना, गठन किया गया था। तो इसको जो है जो बेलगाम है, मैंने बताया कि बेलगाम को तभी 1956 में इसको क्या कर दिया, कर्नाटका में इंक्लूड कर दिया गया। फिर से 1966 में और हुआ था। ठीक है ना, वो जो है महाराष्ट्र पिटीशन हुआ था कुछ सेंटर के पास कि इसको फिर से जो है वापस कर दिया जाए, महाराष्ट्र में इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन ये एक्चुअली जो है अभी जो करंट पोजीशन है वो भी यही है कि जो बेलगाम इज द पार्ट ऑफ द कर्नाटका, तो उसी का पार्ट है। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद बेलगाम बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बना। अगर हम बहुत पहले से स्टार्ट करें समझना, तो ये जो है पहले ना बॉम्बे स्टेट का हिस्सा जो है आज़ाद होने के बाद जो है बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। ठीक है ना, और इसके बाद लेकिन साल 1956 में जब भाषा के आधार पर नए राज्य बने तब कई आंदोलन हो रहे थे और महाराष्ट्र बन रहा था। बेलगाम को संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की जा रही थी। ठीक है, उस समय बॉम्बे पर गुजरात का भी हक जताया जा रहा था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को
केंद्र शासित प्रदेश रखने के विचार कर रहे थे। आखिरकार बॉम्बे आज मुंबई को नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बना दिया गया। तो ये सब देखिए, ये सब हिस्ट्री की बात बता रहे हैं ये लोग। अल्टीमेटली बात ये होती है कि ये जो महाराष्ट्र जो आपका बेलगाम था वो जो है दोनों के बॉर्डर पे था, कर्नाटक और महाराष्ट्र के। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया था। महाराष्ट्र के लोग कहते थे कि हमारा पार्ट है, बेलगामी हमारा पार्ट है। एक्चुअली ये बेलगावी को जो है कर्नाटक का पार्ट बताया गया था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो जो है मराठा स्पीकिंग पीपल थे और मराठी वो लोग भी थे। तो वो डिस्प्यूट कभी कभी अभी भी सामने आता जाता रहता है। ठीक है ना, वो डिस्प्यूट अभी भी सामने आता रहता है। तो ये जो है ना एक कमीशन जो है बाद में बनाई गई थी 1966 में। इसको कहते हैं मेहर चंद महाजन कमीशन। ठीक है, मेहर चंद महाजन कमीशन, जिसमें अभी भी स्टिक है ये जो महाराष्ट्र जो कर्नाटक गवर्नमेंट वो कहती है कि जो मेहर चंद महाजन जो कमीशन थी, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग, उनके कमीशन के अकॉर्डिंग उनकी बातों को उन्होंने फॉलो किया है और वो रिजेक्ट करता है महाराष्ट्र का क्लेम बेलगांव सिटी पे, यानी कि बेलगांव सिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, वो जो है उन्होंने बात बताया कि ये जो पार्ट है किसका, कर्नाटका का। तो ये कुछ चीजें थी। तो ये आपका हो गया। अब ये बस आपका यही एग्जाम आ सकता है कि जो बेलगामी है वो किसका पार्ट है। तो ये महाराष्ट्र और जो है आपका कर्नाटका के बीच में जो है एक वहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें दोनों को लेके डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र और जो है आपका कर्नाटका। ठीक है, अब देखिए ब्रू शरणार्थी की बात करें अगर, तो देखिए ये जो है आपका 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा तथा मिजोरम की राज्य सरकारों व ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों से जुड़ा एक चतुर्पक्षीय समझौता हुआ। ठीक है, चतुर्पक्षीय समझौता यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, इस समझौते के अनुसार लगभग 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ब्रू जो शरणार्थी हैं उनको जो है त्रिपुरा में बसाया जाएगा। एक्चुअली जो है ब्रू है ना, ये जो है त्रिपुरा और मिजोरम में बसे हुए थे। ठीक है, स्टार्टिंग अगर हम देखें, और ये जो है वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया के हमारे हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए ब्रू अगर हम देखें तो त्रिपुरा में भी मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली त्रिपुरा में मिलते हैं। ब्रू कैन बी फाउंड ऑल ओवर द त्रिपुरा स्टेट, कहीं भी, मतलब त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा नंबर में ब्रू हैं। ठीक है, लेकिन ये मिजोरम और असम में भी हैं ब्रू शरणार्थी। ठीक है, तो ये सिर्फ त्रिपुरा में ज़्यादा नंबर में है, बट मिजोरम और असम में भी हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि 1995 में एक क्लैश हो जाता है मीजो और ब्रू के बीच में। ठीक है, और यंग मीजो एसोसिएशन एंड मीजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन बन जाता है। क्या बनता है, मीजो और ब्रू के बीच में क्लैश होता है, यंग मीजो एसोसिएशन और मीजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनता है। ये डिमांड करते हैं दैट ब्रूज शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट्स इलेक्टोरल रोल। ठीक है, जो स्टेट्स का इलेक्टोरल रोल है उनको, मतलब उनको वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए पूरा। तो ये जो यंग स्टूडेंट्स का एसोसिएशन होता है मिजोरम के, मीजो के लोग। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि ये जो है ना उनको कंटेंट करते हैं और कहते हैं कि ये जो यहाँ के पार्ट तो है नहीं, यहाँ के हिस्सा तो है नहीं हमारे जो है मिजोरम के। ठीक है, इनको जो है त्रिपुरा भेज दिया जाए और हम यहाँ के इलेक्टोरल रोल से इनको बेदखल कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि आर्म मूवमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, एक मिलिट्री जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और मिलिटेंट आउटफिट भी जो है बन जाता है ब्रू लोगों का, क्योंकि मिजो लोग तो ऑलरेडी बना चुके थे। तो ब्रू का बनता है ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, और ये क्या होता है कि अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए लोग लड़ते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ब्रू नेशनल यूनियन। ठीक है, तो ये क्या होता है, यंग मीजो एसोसिएशन जो मैंने बताया था कि मीजो लोगों का था, ये जो है लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नॉन प्रॉफिट और सेकुलर जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। आपका यंग मीजो एसोसिएशन एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है ना, मीजो लोगों के लिए। और यहाँ पे जो है क्लैश शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मीजो और ब्रू का, क्योंकि दोनों लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली होती है और अब क्लैश जो है इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो है इसमें क्या था कि ये जो है स्टार्ट हुआ था यहाँ से। अब जो है डिस्प्यूट का है कि इन्होंने जो है ये बताया कि जो ब्रू शरणार्थी है वहाँ उनको, मैंने बताया कि ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा नंबर में ब्रू लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन इनका नंबर सिर्फ त्रिपुरा में नहीं था, यहाँ मिजोरम और असम में भी लोग थे। लेकिन दोनों ने अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बहुत ज़्यादा फाइट इन लोग के बीच में चलती रही इनके अपने हक के लिए। ठीक है, मिजोरम इसलिए लड़ते थे कि ब्रू शरणार्थी हमारे सारे रिसोर्सेज को खाली कर जा रहे हैं, और ये लोग ऑलरेडी जो लोग मिजोरम में बसे हुए थे तो कैसे शिफ्ट होकर त्रिपुरा जाएं, तो ये लोग अपने हक की लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे थे। तो ये बात होती है, उन्हें सीधे सरकारी तंत्र से जोड़कर राशन, या अब देखो
जो ब्रू लोग हैं उनको त्रिपुरा में जो है शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उनको सरकारी तंत्र से जोड़ के उनके लिए राशन, यातायात और शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और कैसे कैसे कितना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ये देख लेते हैं इसको। देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भारत सरकार द्वारा प्रति परिवार को 4 लाख रुपए एक मुश्त वित्तीय मदद दी जाएगी। अगर वो लोग जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं कहाँ पे, त्रिपुरा में, तो एक मुश्त उनको 4 लाख रुपए जो है मदद की जाएगी। 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा कि अपनी जो चीजें हैं आप उसको मैनेज कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद अपने लाइफ को एक पटरी पे लेके आइए। फिर 1.5 लाख रुपए की वित्तीय मदद की जाएगी घर वर बनाने के लिए। और इसके बाद है कि प्रति परिवार को 2 साल के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। ठीक है, ब्रू समुदाय को त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और जनजाति का दर्जा देना होगा। ठीक है, समझौते के अकॉर्डिंग देखिए ब्रू जो शरणार्थी मिजोरम में बसाए गए हैं, ठीक है, उन्हें त्रिपुरा वापस आने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, जो मिजोरम में ऑलरेडी बस चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर उनका घर है, वो रह रहे हैं, उनके लिए ये नई विकल्प है कि आप त्रिपुरा में आके वापस रह जाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा, वहीं पे हम भी वहीं चलेंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब ऑलरेडी अगर वहां पे बस चुके हैं और आपका जो है नाम है इलेक्टोरल में अगर नहीं है तो शामिल किया जाएगा, आप वहीं पे रहेंगे मिजोरम में। तो ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा है लखनऊ डिफेंस एक्सपो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।